नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां निराला नगर के एक होटल में नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह कार्यक्रम का रक्षा मंत्री ने वो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। आपको बता दें कि लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो इस दौरान लेखिका विद्या बिंदु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर खुद राजनाथ सिंह हैरान हो गए। विद्या बिंदु सिंह ने प्रस्ताव रखा कि अब लखनऊ का नाम लखनपुरी कर दें। इसके साथ ही लेखिका ने राजनाथ सिंह से लोक विरासत को विषय के रूप में पढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से वित्तीय बाजार पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि कोविड के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित, हम उससे उबरने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमस्ते लखनऊ में अपनी योजना की जानकारी देने के साथ ही भारत की ताकत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ताकत का संदेश पूरी दुनिया को दिया। रक्षा मंत्री के इस कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के कुलपति और प्राचार्य भी मौजूद रहे। हमारे मीडिया बंधु ये चित्र लखनऊ की कारीगरी यानी कि एक बार बनाए नहीं हमारे शहर के हमारे अपने माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का यहाँ तक के भारतीय वस्त्रों का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं भारतीय वस्त्रों की विरासत के सिंधु घाटी सभ्यता काल से चली आ रही है। भारत की बहुत ही पुरानी यह विरासत है और सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी जो चीजें हमारे यहां बनती थी, जिस प्रकार के भारतीय वस्त्र बनते थे, उनकी लोकप्रियता केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे विश्व में उनकी लोकप्रियता थी। ऐसे ऐसे वस्त्रों का निर्माण होता था, लोग बतलाते थे पूरी एक साड़ी अंगूठी से गुजर जाती थी। ऐसी कला अद्भुत भारत की रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए इस प्रकार की कलाओं के ऊपर, कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। और चलिए अब बात करेंगे कुशीनगर की, जहां 16 मई को बुद्ध जयंती पर पीएम मोदी के आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सीएम योगी ने कुशीनगर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एयरपोर्ट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हर व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सीएम योगी को स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक टोपी भी भेंट की। हिमाचल के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग पर 4 लेन और देवरिया बाईपास मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य तेज गति से करने के निर्देश जारी किए। तो मुख्यमंत्री योगी ने काम का जायजा लिया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 जून को अयोध्या आगमन पर राज ठाकरे का माल मंदिर के महंत अवधेश दास महाराज उनका स्वागत करेंगे। महंत अवधेश दास ने कहा है कि कोई भी राम भक्त अयोध्या में आता है तो दर्शन पूजन कर सकता है, सब साधु संतों से आशीर्वाद ले सकता है। साथ ही कहा कि उनका विरोध करना था तो पहले करना चाहिए था, अब कोई औचित्य नहीं है, भगवान राम सब हिंदुओं के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अयोध्या आकर दर्शन पूजन कर सकते हैं तो राज ठाकरे क्यों नहीं। और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया अयोध्या की धरती पर, उसका भी लोगों ने सम्मान किया और किसी ने विरोध नहीं किया। सनातन धर्मियों के ऊपर गोली चलवाई गई और जिस व्यक्ति ने सनातन धर्मियों के ऊपर गोली चलवाई गई और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया अयोध्या की धरती पर, उसका भी लोगों ने सम्मान किया और किसी ने विरोध नहीं किया। तो आज राज ठाकरे का ही विरोध क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दाल में नमक काला है। सनातन धर्मियों के ऊपर गोली चलवाई गई और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया अयोध्या की धरती पर, उसका भी लोगों ने सम्मान किया और किसी ने विरोध नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम से फेसबुक पर बने पब्लिक ग्रुप में एक शातिर ने अवैध हथियारों की सेल वाली पोस्ट डाली। इतना ही नहीं, डिलीवरी के लिए मोबाइल नंबर भी शेयर किया। आपको बता दें कि गुरुवार शाम वारिस खान नाम की से ये पोस्ट डाली गई थी। इस पोस्ट में पिस्टल, माउजर और देसी तमंचों की फोटो शेयर की गई। डिलीवरी के लिए एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा गया। पोस्ट में इन हथियारों की ऑल इंडिया डिलीवरी की बात भी लिखी गई, जिसमें 2000 रुपये एडवांस, फिर हथियार पहुंचने के बाद बाकी के भुगतान की शर्त भी रखी गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने जांच शुरू कर दी। सामाजिक माध्यम के द्वारा वेपन सेल करने और कॉन्टैक्ट नंबर देने की, इस पे जो है कॉन्टैक्ट करके आप वेपन का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इस तरह की एक पोस्ट कल संज्ञान में आई और इस पे तत्काल जो है संज्ञान में लेते हुए क्राइम ब्रांच ने उस मामले पे एक FIR रजिस्टर कराई रेल बाजार थाने में और क्राइम ब्रांच की टीम, रेल बाजार की टीम स्पेशलाइज्ड मैनर में इसकी विवेचना कर रही है। ये हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है कि इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट समाज में सामाजिक माध्यमों पर देना यह एक तरह से सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देता है और हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अयोध्या नगर निगम की ओर से धार्मिक स्थलों से टैक्स समाप्त करने के प्रस्ताव पर सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर निगम ने गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। अगर मठ मंदिरों से टैक्स हटाए जा सकते हैं तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर लगे टैक्स को भी सरकार हटाए। साथ ही पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करेगी। हर कष्ट मत
नगर निगम के द्वारा बढ़ाए लगाए गए सारे टैक्स को खत्म करिए और उसके आज अपनी अयोध्या विधानसभा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और जनहित के मुद्दे पर इस प्रेस वार्ता को बुलाया और आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। वार्ड वाइज इन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करेगी। अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके ऊपर से टैक्स समाप्त करने की प्रक्रिया या घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अगर की है तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रजा है, जो यहां पर रहने वाले लोग हैं, जो यहां पर रहने वाले लाखों की आबादी है, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है। डेली कमाने खाने वाले, डेली परिश्रम मेहनत करके 4 पैसा कमाने वाले लोग रहते हैं। किसानी, खेती करने वाले, अध्यापक, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मध्यम कमाई करने वाले लोग रहते हैं। और नगर निगम ने भारी भरकम टैक्स का बोझ इन मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गरीब परिवारों पर, डेली कमाने खाने वाले लोगों पर लगा रखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये प्रभु श्री राम की धरती है, ये अयोध्या फैजाबाद है। आप प्रभु श्री राम की धरती पर अगर आपने धार्मिक स्थलों पर टैक्स समाप्त करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर जो रहने वाली आम जनता है, प्रभु श्री राम की जनता से भी टैक्स को समाप्त करिए, खत्म करिए। वार्ड वाइज इन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करें। अयोध्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला रोनाही थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने लूट की घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 1,42,000 रुपए अवैध असलहा और बाइक बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जुबेरगंज बाजार के पास आरोपी एक स्टाम्प विक्रेता लियाकत हुसैन से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था, जिसमें स्टाम्प पेपर समेत 4,50,000 रुपए भी थे। हालांकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। असली है तो काम तो होता ही नहीं है, ना खुले ना खुले। सात अप्रैल 2022 को थाना रौनाही क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें स्टैम्प वेंडर है लियाकत हुसैन, वो अपने बेटे के साथ बाइक से शहर की ओर आ रहे थे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से चले थे। हाईवे पे ओवरब्रिज है, जहां पर पीछे से एक छोटा हाथी पिकअप आया, जिसने उनकी गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ, गिर गए। उसके बाद ये गिरे हुए थे, तभी इनका बैग, जिसमें 4,30,000 रुपए थे, पीछे से बाइक से 2 लोग आए, वो बैग उठाकर भाग गए। इस संबंध में थाना रौनाही पर तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई थी। आज सफलता प्राप्त हुई है। घटना में सम्मिलित 5 अभियुक्त दल के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें 4 की गिरफ्तारी हो गई है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मथुरा एसपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के मामले के आरोपों से घिरे गोवर्धन थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दरअसल जन सुनवाई के दौरान मथुरा एसपी को एक शिकायत मिली थी, जिसमें गोवर्धन थाना प्रभारी, इसके साथ ही 5 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस कप्तान ने तैयारी की। उसके बाद बताया जा रहा है कि निरीक्षक थाना प्रभारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक योगेश कुमार, मुख्य आरक्षी पवन कुमार, मुख्य आरक्षी अमित कुमार और आरक्षी मनोहर सिंह दोषी पाए गए, जिनको एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक को भी जन सुनवाई में निलंबित कर दिया गया था।
शुक्रवार को परिषद के 112वें सम्मेलन का शुभारंभ कानपुर नगर निगम के प्रमिला सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और इसके साथ ही यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची, जिनका भव्य स्वागत इस दौरान किया गया। वहीं इस मौके पर आपको बता दें कि नवीन जैन ने प्रस्ताव रखा कि देश में महापौर के साथ सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता करे। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम में हुई बैठक में इसका खाका तैयार किया गया और कहा गया कि 30 साल पहले संसद में 73वां संशोधन पंचायती राज के लिए था, जो पास भी हो चुका है, और नगरीय क्षेत्रों के लिए 74वां संशोधन भी पारित हुआ है ताकि शहरी राज स्थापित हो, मगर इसे आज तक लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रस्ताव लागू हुआ तो महापौर के अधिकार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें कार्य योजना तैयार करने के से लेकर के भवन निर्माण कराने और इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास के प्रोजेक्ट पर भी काम करना शामिल होगा। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रमिला सभागार का उद्घाटन भी किया। सारे अतिथियों के लिए अगर तालियां बजेगी तो अखिल भारतीय महापौर परिषद का ये कार्यक्रम है। इस महापौर परिषद में विभिन्न दलों के विभिन्न विचारधाराओं के होंगे, लेकिन एक विचारधारा जो सबको जोड़ करके रखती है वो है अपने नगर को अच्छी तरह सजाना, नगर को अच्छी तरह संभालना और हमारे देश को, हमारी माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना। इस सबका विचार एक जैसा होता है और मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया महापौर प्रमिला जी ने, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का अवसर दिया। मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन का है, 2 दिन के बीच में जब आपस में विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार आते हैं और एक दूसरे के कार्य करने का अनुभव आता है। हमने कैसे किया अपने नगर में, उन्होंने काम नहीं कैसे किया, तो एक दूसरे के अनुभव भी अपने आप को शेयर करने के लिए मौका मिलता है। की समस्याओं का समाधान करने हेतु चलता फिरता मेयर कार्यालय की व्यवस्था की गई। स्वच्छता हेतु डुगडुगी अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जागरूकता करते हुए श्रमदान भी कराया गया। कानपुर की वजह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कानपुर शहर में राष्ट्रीय स्तर पर 21वीं रैंक एवं राज्य एक प्रतीक चिन्ह और पीछे के माध्यम से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है और 12 मई से सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाने के निर्देश भी जारी कर दिए। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किए और कहा है कि इसे नियमित रूप से लागू कराया जाए, जिसके बाद से कानपुर के मदरसों में राष्ट्रगान का सख्ती से पालन करने की बात कही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शहर के कुछ मदरसों में राष्ट्रगान पहले से ही गाया जा रहा है, लेकिन जहां नहीं गाया जा रहा है वहां भी अब ये रेगुलर करने की बात की जा रही है। सरकार ने इस बात के आदेश भी जारी कर दिए। तो आदेश आया तो हमारे यहाँ पहले से ही फॉलो हो रहा है। आज आपने राष्ट्रगान? हाँ, हमारे यहाँ राष्ट्रगान हुआ है, प्रेयर के बाद होता है, फिर उसके बाद स्कूल लगता है।
मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि ये दोनों लोग वारदात को अंजाम देने के बाद नोएडा सेक्टर 10 में छिप गए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने नोएडा में पहुंचकर इन दोनों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन दोनों को धर दबोचा गया है, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को पंजाब लेकर भी पहुंच गई है। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम्स आई थी यहाँ नोएडा में और इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और इसकी जानकारी हमारी यूपी पुलिस के स्पेशल एजेंसीज को थी। संभवतः किसी प्रकरण में उसको यहाँ से ले गए हैं। बाकी जो उसके बारे में क्या कार्रवाई है, क्या प्रकरण है और क्या बातचीत में निकल के आई है, ये पंजाब पुलिस के लोग ही बता पाएंगे। सर, पंजाब पुलिस नोएडा से 2 लोग गिरफ्तार करके लेके क्या है? देखिए, पंजाब पुलिस की नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक ट्रक से शराब की 600 पेटियां बरामद की हैं। 600 पेटियां बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी